हेलो। हेलो। हाँ रितिका, आवाज़ आ रही बेटा? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। आ रही है सर। हाँ, चलो ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा घंट चार्ट। ठीक है ना? हेलो। यस सर। ठीक है ना, घंट चार्ट रहेगा टॉपिक का नाम। हाँ सर। ठीक है शिवानी, हाँ सर। आवाज़ आ रही है? आ रही है ना। ठीक है बेटा। तो घंट चार्ट जो होता है ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। किसका होता है बेटा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये जो स्क्रीन शेयर कर रखी दिख रही है आपको? यस सर, यस सर। दिख रही है ना? तो घंट चार्ट जो होता है ये भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक मेथड है। ठीक है ना? जिसमें हम एक मतलब चार्ट तैयार करते हैं, उसमें यस हम सर। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस को दिखाते हैं। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्टिविटीज़ की प्रोग्रेस को दिखाते हैं। ठीक है ना? तो चलो इसका वन बाय वन यस हम सर। डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना? अगली अगली स्लाइड मैंने शेयर की, दिख रही सबको इंट्रोडक्शन? हाँ सर, दिख रही है। क्लियर दिख रहा ना सबको? यस सर। ठीक है। चलो मैं घुमा लेता हूँ। अब ठीक है दिख रहा है? अब अच्छा दिख रहा है? यस सर। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या था, ड्यूरिंग द इरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ए गैंट चार्ट इज अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। कैसा है बेटा ये? देखो इसका मेन चीज़ क्या, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसा है बेटा? हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजेंटल बार चार्ट। हाँ। डेवलप्ड एज अ प्रोडक्शन कंट्रोल टूल इन 1917। कब डेवलप हुआ था बेटा ये? 1907। 1917। हाँ बाय, और किसके द्वारा, कौन से साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था? हेनरी एल हेरी। घेंट। ठीक है ना? उसका सरनेम घेंट था, इसीलिए उसके नाम पे घेंट चार्ट पड़ा है। ठीक है ना? हाँ। एन अमेरिकन इंजीनियर। कहाँ का था बेटा ये? अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। ठीक है। सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, अमेरिकन इंजीनियर था, किसमें? सोशल साइंटिस्ट भी था ये। ठीक है ना? साथ ही साथ। ठीक है। यस दूसरा सर। पॉइंट पढ़ता हूँ। जो मैंने बताया ये समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर दिख रहा है ना आपको वहाँ पर? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। ए गैंट चार्ट प्रोवाइड ए ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। ठीक है ना? क्या दिखाता है? ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दिखाता है। ठीक है, ऑफ ए शेड्यूल दैट हेल्प टू प्लान, कोऑर्डिनेट, ट्रैक स्पेसिफिक टास्क इन ए प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि ये क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली इलस्ट्रेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। गैंट चार्ट क्या करता है? कोई भी एक्टिविटी, हाँ आपका स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कोई भी काम। टास्क का मतलब क्या होता है? काम की कोई भी स्पेसिफिक कोई भी टास्क है काम। आपका। हाँ, प्रोजेक्ट का कोई भी एक्टिविटी, टास्क को मैं एक्टिविटी बोल सकता हूँ। ठीक है ना? तो यस सर। कोई भी टास्क हुआ या कोई एक्टिविटी हुई है, उसका कोऑर्डिनेट, उसको ट्रैक करना मतलब उसके बारे में बीच में कहीं भी किसी भी कंडीशन में वो चल रहा है तो उसको पर्टिकुलर जगह जगह जाकर ट्रैक करना, देख लेना कि काम की कंडीशन या एक्टिविटी जो चल रही है उसकी किस कंडीशन पे चल रही है ना, कितनी हो गई, कितना फास्ट स्लो, जो भी सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो गांट चार्ट जो है ये ग्राफिकली इलिस्ट्रेट ये बताता है हमें, मेथड है जो कि शेड्यूल करना, शेड्यूल कि आपने जो एक्टिविटी शेड्यूल की उसकी पूरी प्रॉपर शेड्यूलिंग हुई है। ठीक है। उसका प्लान, उसको प्लान किया गया, वो टाइमिंग, उसका टाइम ड्यूरेशन देगा, जितना टाइम दिएगा उसके अकॉर्डिंग, उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? और साथ ही साथ उसको ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें कौन दिखाता है आपको? गांट चार्ट में मिल जाती है। ठीक है ना? इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ गंट चार्ज इज ए टाइम स्केल एक्सप्रेस्ड आइदर इन एब्सोल्यूट टाइम और इन रिलेटिव टाइम रिफरेंस्ड टू। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? देखो क्या बोल रहा है कि गंट चार्ज इज ए टाइम स्केल। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है किसकी होती है बेटा? टाइम स्केल की होती है। किसकी होती है? टाइम स्केल की। हाँ देखो, इसका मैं अभी एक ये पहले स्लाइड पढ़ा दूँ, फिर मैं एक आपको कॉपी पे बना के बताऊंगा कैसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे टाइम स्केल दिखाता है। ठीक है। तो अब टाइम स्केल उसमें बोल रहा है कि रिलेटिव टाइम रिफंड टू द, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो या ईयरली हो। ठीक है, या डे वाइज हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टिविटी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, एक प्रोजेक्ट है 15 दिन में खत्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल छोटा सा प्रोजेक्ट है 15 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना? तो उसमें टाइम ड्यूरेशन आप डे में देख सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। ठीक है ना? समझे बात को? हेलो। हाँ सर। चलो मैं पेज पे, यस सर। अब है ना, एक पेज पर ले लेता हूँ मैं आपको, वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हेलो।
हाँ सर। बेटा जो पेज पे मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है, देखें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ठीक है चलो, तो अभी मैं स्क्रीन से, दिख रहा है अब? हेलो, दिख रहा है ना? ठीक है, तो हाँ सर। हाँ 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 सर, ठीक दिख है, रहा है। आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है। देखो अगर चार्ट बनाऊँ मैं, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, टाइम। टाइम कैसे लिखता हूँ? हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ बेटा? हॉरिजेंटली। हाँ, तो टाइम मेरा लिख देता हूँ मैं डे 1। ये क्या क्लियर नहीं आ रहा है क्या बेटा? सर बार बार अटक रहा है, फिर क्लियर आ जाता है, फिर अटक जाता एक मिनट, अब ठीक है? अब है। हाँ क्लियर सर। दिख रहा है? ठीक है, ये डे हाँ 1 सर। मेरा, ये डे 2, ठीक है, डे 3, डे 4, ठीक है, डे 5। यस सर। ठीक है चलो, 5 दिन का है मेरा ये चार्ट, ठीक है ना? चलो इसको बताता हूँ मैं, आप देखो कैसे चार्ट। और टाइम जो है मेरा किस में दिख रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टली। टाइम कैसे बढ़ रहा है मेरा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बढ़ रहा है ना? हॉरिजेंटली। हाँ, अब देखो मेरी, मैं कोई भी एक्टिविटी है उसको एक्टिविटी लिख देता हूँ। एक्टिविटी हो सकता है कि आप कोई एक बिल्डिंग का नक्शा बना रहे हो, ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप लेवलिंग करोगे, उसका फाउंडेशन की खुदाई करोगे, उसके बाद उसके प्लिंथ एरिया के लिए कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है ना? उसके बाद उसका सुपर ऊपर का जो वॉल कंस्ट्रक्शन, सुपर स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है ना? तो ये सारी एक्टिविटी 1, एक्टिविटी एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 7 एंड सोन, कितनी भी हो सकती है एक्टिविटी, ठीक है ना? ये आपके क्या हो गए? टास्क हो गए। क्या हो गए? जिसको मैं टास्क भी बोल सकता हूँ। क्या बोल? टास्क भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना? तो टास्क देखो, अब एक्टिविटी एक ए जो है, फॉर एग्जांपल मेरी वो चल रही है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाता हूँ कि मेरी वो 2 दिन में ख़त्म होती। कितने में? ये डे 1 से शुरू हुई मेरी, कहाँ? 2 दिन। 2 दिन में ख़त्म हो गई। कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है ना? 2 दिन में, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरी एक्टिविटी 2 जो है, ध्यान देना, वो 2 जो है मेरी, वो एक्टिविटी 2 मेरी डे 2 से शुरू हो गई, ठीक है ना? और डे 3 के यहाँ तक ख़त्म हो गई, डे 3 पे ख़त्म हो गई। समझे मेरी बात को? ये इतना मेरा ड्यूरेशन बता दिया उसने। यस सर। ये एग्जैक्ट चल रहा था, ठीक है ना? लेकिन चलो मैंने एक्टिविटी 3 ली बेटा मेरी। एक्टिविटी 3 जो है मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डे 1 में ख़त्म होना था। कहाँ होना था बेटा? डे 1 में ख़त्म होना। डे 1 में खत्म। डे 1 में ख़त्म होना था, लेकिन वो चली कहाँ तक गई है? डे 2 तक चली गई। कहाँ तक चली गई? डे 2 तक। डे 2 तक। ये जो क्रॉस क्रॉस कर दिया ना, ये डे 2 हो गया मेरा, है ना? इतनी एक्टिविटी का टाइम बढ़ गया बेटा, है ना? और यहाँ पर मेरी एक्टिविटी 4 जो है वो डे 2 से शुरू होनी थी, ठीक है, और डे 3 पे ख़त्म होनी थी। तो यहाँ पर देखो आप, ये एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 4 वो तो सही चली आपकी, लेकिन एक्टिविटी 3 में क्या हुआ कि वो डे 1 पे ख़त्म होनी थी, लेकिन वो डे 2 पे पहुँच गई। तो ये जो इतना इतना हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है बेटा? ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऑफ टाइम, ठीक है ना? ओवरलैपिंग ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग। तो ये जो गैंट चार्ट है ना, ये आपको ये भी दिखा देता है कि कौन सी एक्टिविटी जो टाइम में ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना? ओवरलैप कर रही है, ठीक है। एक्टिविटी 5 हो सकता है आपका डे 5 से डे 6 ऐसे चले, ये हो गई, ठीक है ना? एक्टिविटी 5 के बाद एक्टिविटी 6 आपकी हो सकती है कि आपकी यहाँ से इस डे पर, इसी डे पर एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, डे 4 पे ख़त्म हो जाए, ठीक है ना? अब एक्टिविटी 7 जो है आपकी हो सकती है कि डे 4 से चले और डे 5 पे ख़त्म हो जाए। तो आपका डे 5 पे ख़त्म हो गया, तो देखो आपका प्रोजेक्ट, अब इसके बाद एक्टिविटी बची क्या नीचे? नहीं बची, मतलब प्रोजेक्ट आपका डे 7 डे 5 पे जाकर ख़त्म हो गया। समझ रहे मेरी बात को? तो गहन चार्ट, इससे आपको एक और चीज़ क्या पता चल रही बेटा, कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की ड्यूरेशन भी बता देता है। इट आल्सो shows the project completion ड्यूरेशन। समझे बात को? कि ये क्या करता है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन को भी शो करता है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन को भी शो करता है। साथ ही साथ एक पॉइंट ये हो गया, और क्या शो करता है? इट आल्सो शोज, ये और क्या दिखाता है बेटा? ओवरलैप टाइम। क्या होता है? ओवरलैपिंग टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना? ओवरलैपिंग टाइम ऑफ एनी एक्टिविटीज़, किसी भी एक्टिविटी का ओवरलैपिंग टाइम भी ये दिखा देता है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, वापस स्क्रीन पे चला जाऊँ? यस ओके, सर। ठीक है बेटा, आ गई स्क्रीन, आ गई आपके पास? आ गई सर।
ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। किसके नाम पे रखा गया बेटा? हेरनी एल गैंट करके ये साइंटिस्ट था, उसने इस मेथड को इन्वेंट किया था, उसके नाम पर ही इसका गैंट चार्ट नाम रख दिया है ना। ठीक है, अमेरिका का था ये इंजीनियर, और दूसरी बात है कि 1917 में इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। गैंट चार्ट प्रोवाइड ए ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ ए शेड्यूल दैट द हेल्प प्लान। ये हो गया था शायद, ये सेकंड पॉइंट पे हो गया था ना। हाँ, हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब डिफाइन करता हूँ मैं, डेफिनेशन मेरा डिफाइन करता हूँ इसको मैं। ठीक है, ठीक है, तो गैंट चार्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ए चार्ट इन विच अ सीरीज और ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन शो द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है ना, देखो कैसी लाइन है बेटा, ये वर्ड देखो ध्यान से, देखो ये वर्ड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना। अभी मैंने किस में बताया था, मेरा टाइम ड्यूरेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो ए चार्ट इन विच सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन शो द अमाउंट ऑफ वर्क, कितना कि कितना काम हुआ उसको शो करता है बेटा। गैंट चार्ट में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा कितना काम हो गया, कौन सी एक्टिविटी कितनी हो गई, पता चल जाता है वो देखकर। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड, जैसे हमने देखा था डे 1 में कितना हो गया, कितनी एक्टिविटी हो गई, डे 2 में कितना हो गया, है ना। तो टाइम पीरियड के हिसाब से वो हमको कितना काम हो गया दिखाता है। टाइम इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ प्लान फॉर द दोज पीरियड। ठीक है ना, कि उतने समय के लिए कितने अमाउंट को प्लान किया गया था। जैसे डे 5 हमने कितने टोटल 5 डे में प्लान किया था ना, अभी एक्टिविटी बताई थी एक मैंने चार्ट। तो उसमें डे 5 के लिए फॉर एग्जांपल उसने अगर 5 लाख किया, मतलब प्लान किया अमाउंट, तो हो सकता है कि आपका डे 3 पे जितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट रिलीज कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात को? हाँ, ठीक है ना, तो वो उसके बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब नीड, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किसकी? गैंट चार्ट की ज़रूरत क्यों पड़े? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, दिख रहा है ना, क्लियर स्लाइड दिख रही है? यस सर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, अवॉइड कंप्लीशन कन्फ्यूजन। कि भैया जो आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी का टास्क होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए जो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा काम कितने समय में कब ख़त्म करना, कब शुरू करना, ये सारी चीज़ का जो कन्फ्यूज़न होता है उसको अवॉइड करता है। कौन करता है? गैंट चार्ट। ठीक है ना, कौन सी एक्टिविटी कब शुरू करना, सारी चीज़ें हमें क्लियर दिख जाती है। ठीक है ना, एक ग्राफ में हमें सारी चीज़ दिख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज। इसका मतलब है कि हर एक जो जितने भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन सभी को सेम पेज पे रखना, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क में ही जोड़े रखेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 कब कौन सी होना, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं एक्टिविटी 1 पहले होना और सारे लोग मतलब एक्टिविटी 5 को करने में लग गए, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है ना, कि जो एक्टिविटी जब इम्प्लीमेंट करनी सारे लोग उसी के तरफ एकदम मोटिवेट रहेंगे, उसी की तरह लगे रहेंगे, उसी की तरफ लगे रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अगला है अंडरस्टैंड टास्क रिलेशनशिप। टास्क मतलब होता है, टास्क का मतलब अभी बताया था मैंने, हम एक्टिविटी बोल सकते हैं कि सारी एक्टिविटी का आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशनशिप कैसे पता चलेगी बेटा कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होनी है, कौन सी एक्टिविटी किसके पहले होनी है, ये सारा रिलेशनशिप जो है हमें पता लग जाता है किससे? गैंट चार्ट से। ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद इफेक्टली अलोकेट रिसोर्सेस। देखो कौन सी एक्टिविटी कब करना है और कौन सी एक्टिविटी में, कौन से टास्क में कौन सा रिसोर्स लग रहा है, वो सारे रिसोर्स को जो है आप बहुत इफेक्टली, मतलब प्रभावशील, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े आपको, मतलब रिसोर्स के रिगार्डिंग कोई प्रभाव नहीं पड़े। हो सकता है कि आपको एक्टिविटी ए करना था और आप एक्टिविटी 2 करना शुरू कर दिए, अब पता चला एक्टिविटी 2 के अकॉर्डिंग रिसोर्स आपके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप जो सामने से जो मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है वो तो आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी कौन सा सामान कब चाहिए उसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है ना। तो पता चला कि आपका एक्टिविटी आपने जो बाद में होनी थी वो पहले करने लगे, तो उसका रिसोर्स ही नहीं आया, तो आप एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करोगे? नहीं होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी ज़रूरत है, उसमें लास्ट पॉइंट है गेट हैंडल ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर के ऊपर हैंडल कंट्रोल रहता है कि मतलब भैया फ्यूचर में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी उस पर भी कंट्रोल रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप स्टेप बाय स्टेप अगर एक्टिविटी को परफॉर्म करते जा रहे हैं तो फ्यूचर में भी कि कौन सी एक्टिविटी कब कंप्लीट करना, सारा प्लान बनाया रहेगा। ठीक है ना, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी शेड्यूल इधर उधर चेंज किया तो सारा आगे का फ्यूचर का जो प्लान है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। अवॉइड कंप्लीशन कन्फ्यूजन। गैंट चार्ट वर क्रिएटेड टू कीप यूज़र ऑन ट्रैक। ठीक है ना, यूज़र ऑन ट्रैक का मतलब है कि सही रास्ते पर रखना, यूज़र्स मतलब लोगों को जो है काम करने वाले को। प्रोवाइडिंग ए इज विजुअल टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, मतलब कि वहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता है कब स्टार्ट करना कब फिनिश करना। अभी जैसे मैंने समझाया था, मतलब वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है कि कौन सा एक्टिविटी कब शुरू करना और कब खत्म होगा। ठीक है ना,
स्पेसिफिक टास्क मतलब पर्टिकुलर जो भी टास्क की बात हो रही है, चाहे वो स्टार्टिंग में एक्टिविटी ए हो रही है बी हो रही है, जो भी है ना। बाय प्रोवाइडिंग ए विजुअल ओवरव्यू ऑफ माइलस्टोन्स एंड अदर की डेट्स, ठीक है ना, डेट तारीख के साथ सारा मेंशन रहेगा कि कौन सी डेट को कौन सा एक्टिविटी शुरू करना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, Yes, sir. कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज, वेयर देयर इज अ विजुअल फ्रेमवर्क फॉर द वर्क टू बी डन देयर आर फीवर चांसेस टू मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है, अभी बताया था मैंने कि बेटा हर जो लोग है किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। और सारे लोग जो है जो एक्टिविटी पहले परफॉर्म करनी है उसको कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, ठीक है ना। उसको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी एक्टिविटी में लगे किस में नहीं लगे, ठीक है ना। तो विजुअल फ्रेमवर्क फॉर द वर्क टू बी डन देयर आर फीवर चांसेस फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलती होने की बहुत कम चांस होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है ना। ऐसा और स्पेशली कब होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टास्क, कोई काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कठिन पड़ रहा है, तो उस समय में कन्फ्यूजन नहीं होता लोगों को, और वो उनको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो काम को सुचारू रूप से करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा मेरा अंडरस्टैंड टास्क रिलेशनशिप, ठीक है। टास्क रिलेशनशिप को कैसे अंडर करेंगे, द चार्ट कैन मेक क्लियर हाउ वेरियस टास्क आर इंटर रिलेटेड, ठीक है ना, कि एक एक्टिविटी किस तरह से एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड है, सारी चीज़ें कैसे पता चल जाएगी उस टास्क को, सब वो गांठ चार्ट को देख कर उससे पता चल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी किसके बात करनी है, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पर निर्भर करती है, ठीक है ना। हेलो, ठीक है, Yes, sir. हाँ, ठीक है। इफेक्टिवली अलोकेट रिसोर्सेस, हेलो, Yes, sir. कौन बोल रहा है बेटा, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है। इफेक्टली अलोकेट रिसोर्सेज, ठीक है ना। अभी जैसे इस पॉइंट को मैंने बताया था, द मोर क्लोजली द चार्ट इज फॉलोड द बेटर चांस देयर इज ऑफ कीपिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट विद इन बजट वाइल आल्सो बेटर एश्योरिंग ऑन वन टाइम कंप्लीशन, ठीक है ना। कि इसका मतलब रिसोर्सेस, Yes, sir. अब रिसोर्सेस में जरूर बेटा ये कौन क्या बजा रहा है, थोड़ा अलग आ जाओ आप। हेलो, 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 सर शिवानी क्या से आ रही है, उसने माइक कर लिया हो। ठीक है, चलो। तो देखो इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज में सारी चीज़ें आ जाए, चाहे वो आपका मटेरियल हो या चाहे फिर पेमेंट हो, जो भी चीज़ें जो एक्टिविटी जब परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग सारा रिसोर्स पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। अगर वो पहले से प्लान नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट एक बार वन टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब वो प्रोजेक्ट जो आपकी एक्टिविटी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है। और अधूरी रही तो वो सारे प्रोजेक्ट को क्या करेगी, इफेक्ट कर देगी, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बताया था मैंने, गेट ए हैंडल ऑन द फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में किस तरह से हम आप सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करके उसके सारी प्री प्लानिंग करके रख सकते हैं। गैंट चार्ट एडवांटेजेस इंक्लूड हेल्पिंग डिसीजन मेकर्स लुक फर्दर अहेड और टू इंश्योर विच गिवन प्रोजेक्ट इज वर्किंग टुवर्ड, ठीक है ना। कि इस चार्ट से हमें इसका एक फ़ायदा ही है, सबसे मेन फ़ायदा है कि अब फ्यूचर में किस तरह से प्लान को किस तरह से इंप्लीमेंट करना, किस तरह से सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, वो सारा आइडिया इससे हमें मिल जाता है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस, अलग अलग कौन कौन सी प्रोसेस होती है गांठ चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला आइडेंटिफाई द पर्पस, कि उसका पर्पस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन कितना ड्यूरेशन टोटल प्रोजेक्ट का, उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ब्रेक द प्रोजेक्ट डाउन इनटू मैनेजेबल पीसेस, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट है पूरा आपका बड़ा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इसका मतलब क्या है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में चेंज करना उसको, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि अभी जैसे मैंने एक छोटा सा चार्ट बताया था उसमें कितनी टोटल 7 एक्टिविटीज़ थी, उसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में तोड़ना, इसका मतलब क्या है कि उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट जो चार्ट है गैंट चार्ट बनाते हैं उसकी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइड के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना, अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। आइडेंटिफाइड द पर्पस, उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट टाइम को डिफाइन करना, फिर क्या करना, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में या फिर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में तोड़ना, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रेस बार क्रिएट करना, प्रोग्रेस बार पता है ना,
प्रोग्रेस बार जैसे अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में बता रहा था कि प्रोग्रेस बार कितना लंबा जा रहा है, कौन सी एक्टिविटी का कितना प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पता है ना आपको क्या होता है, पहले बताया था मैंने, क्या होता है बताओ भारती। हेलो यस सर। शिवानी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्यों यूज़ करते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर, मैंने बताया क्या। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ डिफाइन करने का क्या तात्पर्य है, वो तात्पर्य है कि आपको प्रोजेक्ट का टोटल कंप्लीशन टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है। एड माइलस्टोन मार्कर्स, ठीक है ना। ये माइलस्टोन मार्कर्स मतलब आपको सारी जो उसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, वो डाटा को भी मेंशन करना, आपको कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सी मटेरियल कब सप्लाई करना है, ठीक है ना। चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, बजट भी होगा तो भी वो भी इसकी कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, पर्पस की जो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो उसका पर्पस क्या है वो बताना, ठीक है ना। तो इट इज़ हेल्पफुल टू द फर्स्ट डिसाइड वेदर दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और अ प्रोसेस, ठीक है ना। कि सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है वो एक प्रोजेक्ट है कि प्रोसेस है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद बिकॉज यस। डायग्रामिंग ए प्रोसेस माइट वर्क बेटर विथ ए फ्लो चार्ट, ठीक है ना। कि एक फ्लो चार्ट में आप कोई प्रोसेस को आसानी से कर सकता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट को एक साथ एक ही प्रोसेस में करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि पर्पस क्या है, कि जो आप काम करना चाह रहे हो वो कोई प्रोसेस है या फिर कोई प्रोजेक्ट है ना। ठीक है। उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइमलाइन अभी मैंने बताया था जैसे कि डिसाइड हाउ टू डिवाइड द increments of time for the duration of project, each one should have start date and end date, ठीक है ना। कि मतलब आपको प्रोजेक्ट का जो है टाइम ड्यूरेशन है उसको डिसाइड करना होगा, टाइमलाइन क्या क्या है बेटा, कि प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, उसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट पता करना होगा, ठीक है ना। अगर ये पता नहीं तो आप किस तरह प्रोजेक्ट का जो है आप जो भी आप प्लानिंग करोगे कैसे करोगे, उसकी नहीं हो पाएगा ना, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ब्रेक द प्रोजेक्ट डाउन इनटू मैनेजेबल पीसेस, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने समझाया था, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू मेजर कंपोनेंट देन टास्क एंड सब टास्क। इसका मतलब है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा, फिर उन बड़े टुकड़ों को फिर और छोटे छोटे टास्क में तोड़ा, फिर उन टास्क को और भी छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ा। मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट को आपने मेजरली सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है ना। कि एक तो आपका फाउंडेशन वर्क कर दिया और एक सुपर स्ट्रक्चर वर्क कर दिया, ठीक है ना। ये दो मेजर हो गए। अब फाउंडेशन वर्क है उसको भी छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया, छोटे छोटे काम में तोड़ दिया, कि फाउंडेशन वर्क में फाउंडेशन की खुदाई, ठीक है ना। उसके बाद फाउंडेशन की फिलिंग, जो भी आपका कंक्रीट तैयार डालना, ठीक है ना, वो टास्क अलग कर लिया आपने। अब उस टास्क को भी आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है ना। जिसकी फिलिंग के लिए अलग टास्क भी एक्टिविटी बना दी, ठीक है ना। उसमें ग्रेडिंग मतलब जो आपका कंक्रीट फिलिंग के लिए अलग टाइम बना दिया, ठीक है ना, अलग एक्टिविटी बना दी। ये तो ये क्या कर दिया, उस काम को और भी छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप कोई प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। दो मेजर, सबसे पहले मेजर कंपोनेंट में तोड़ा, फिर उसको उससे भी छोटे, और उन छोटे टास्क को और भी छोटे टास्क में, मतलब टास्क को मैं बोलूँ एक्टिविटी और सब टास्क को बोलूँ सब एक्टिविटीज़, ठीक है ना। कंटिन्यू ब्रेकिंग देन डाउन अंटिल दे आर ईच स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, ठीक है ना। मतलब अब जब तक उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो प्रोजेक्ट को, जब तक कि क्या है कि हर एक जो टास्क है आपका वो क्या हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक ही स्टेप में पूरा ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो एक ही स्टेप में आपकी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक्टिविटी में आपको डिस्टर्बेंस आए, कि जैसे आप एक्टिविटी को आधा कर दिया उसके बाद थोड़े दिन रुके दूसरा काम करके फिर वो कंप्लीट हो, ऐसा नहीं हो। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। तो एक्टिविटी किसको बोलेंगे कि जो एक ही स्टेप में फॉरवर्ड, एक ही स्टेप में आगे बढ़ जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए वो, उसमें बीच में कोई और अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। वो एक एक्टिविटी या एक टास्क हो जाएगा आपका। दे शुड बी ऑफ शॉर्ट इनफ, ठीक है ना। और एक्टिविटी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो थोड़ी छोटे पैमाने पर होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी होगी तो वो एक छोटा प्रोजेक्ट जैसा कहलाने लग जाएगा।
ठीक है। ड्यूरेशन दैट टाइम फ्रेम कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड, ठीक है ना। और इतना लंबा भी नहीं कि महीने 2-2 महीने की एक एक एक्टिविटी आप बना दो, तो उसका टाइम का एस्टिमेशन करना भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके आप अगर एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर दोगे, वो ब्रेक डाउन कर दोगे, तो उसमें क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है ना, उसको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है ना। ठीक है। क्रिएट प्रोग्रेस बार, अभी बताया था मैंने कि जैसे हर एक एक्टिविटी जो है, हर एक टास्क आपने किया, उसके लिए क्या करना, आपको एक प्रोग्रेस बार बनाना। ए प्रोग्रेस बार इज सिंपली ए हॉरिजॉन्टल बार दैट शुड बी इन लाइन, ठीक है ना। अभी बताया था बेटा कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे चार्ट पे मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के, तो उसी को हम प्रोग्रेस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो, हाँ, प्रोग्रेस बार उसी को बोलते हैं कि हर एक एक्टिविटी का अपना एक प्रोग्रेस बार बनाओ कि कितना काम उसमें चलता जा रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस। जैसे डे 1 का काम कितना हुआ, उसका प्रोग्रेस बार बना लिया, डे 2 कितना हुआ, लास्ट तक। हो सकता है कि आपका जो डे 2 पे एक्टिविटी खत्म होनी थी, लेकिन वो डे 2 पे नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस बार उसको दिखाता है कि कहीं एक्टिविटी डिले तो नहीं हुई या कोई जल्दी तो नहीं हो गई, ये सारी चीज़ दिखाता है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 5th वाला जो है, डिफाइन द क्रिटिकल पाथ। अगला जो है, क्रिटिकल पाथ को डिफाइन करना, ठीक है। क्रिटिकल पाथ जो है, आपने क्रिटिकल पाथ मेथड जो पढ़ा था, उसमें बता, इट शोज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है ना, या फिर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन। क्या दिखाता है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, इट इज द मेथड ऑफ लुकिंग एट ऑल द एक्टिविटीज इन अ गैंट चार्ट कंसिडरिंग द टाइमिंग एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ ईच एंड कैलकुलेटिंग द लॉन्गेस्ट पाथ। देखो वापस बात आ गई ना, कौन सा पाथ देखते हैं हम, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे लंबा पाथ आपने अगर सिलेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है, सबसे लंबा टाइम, ठीक है। तो सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन जो है, वही आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा, ठीक है। यस सर। 8 milestone markers, choose a symbol to represent milestone that is a major event that either have large part in process or must be completed before progress can continue, place them on the bar। वो बार चार्ट में आपको क्या करना है, उसमें प्रोग्रेस बार में प्लेस करना है उसको। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि आपको कि कौन सा इवेंट क्या है, कैसा है, कितना है, कितने लंबे तक चलेगा, उसका सारा प्रोसेस क्या होगा, और अगर वो प्रोसेस जितना आपने टाइम ड्यूरेशन दिया उससे पहले कंप्लीट हो गया, तो उसको भी आपको प्लेस करना है, किस पे करना है, प्रोग्रेस बार में शो करना है, ठीक है ना। तो अगर कोई जल्दी हो रहा है या कोई लेट हो रहा है, तो उसको भी आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई जल्दी हो गया तो उसको मतलब जल्दी हो गया तो दूसरी एक्टिविटी का वेट किया आपने कि जब तक इसका टाइम पूरा नहीं हो तब तक दूसरी शुरू नहीं करो, है ना। ऐसा नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई लेट हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपने लेट हो गए तो वो एक्टिविटी, तो जितना टाइम था उतने एक्टिविटी उतना टाइम हुआ, और एक्टिविटी पूरी नहीं हुई तो एक्टिविटी को वहीं छोड़ दिया, दूसरी एक्टिविटी शुरू कर दी, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस बार में पूरा दिखाना है आपको कि कौन सी एक्टिविटी डिले हुई और कौन सी एक्टिविटी जल्दी शुरू हुई, ठीक है ना। ठीक, अब बात करते हैं हम, ये गैंट चार्ट जो मेथड है इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अच्छा पॉइंट कोई समझा सकता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, इट हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, कि प्रोजेक्ट का वर्क क्या है उसको प्लान करना और उसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है। किसका करता है, इट हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ और द वर्क प्लान का। प्रोजेक्ट, ठीक है ना। हाँ, कि प्लानिंग का जो है उसको मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग करना मतलब निगरानी रखने का के लिए हेल्प करता है कोई भी प्रोजेक्ट है उसका, ठीक है ना। टाइम इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस इन चार्ट, ठीक है, जो चार्ट आप बनाते हैं उसमें टाइम आपका एकदम श्योर एक्यूरेट आपको मेंशन रहता है, एक्सप्रेस्ड रहता है, ठीक है ना। ऑल टास्क आर विजिबल एट ए ग्लेंस इन रिलेशनशिप टू द अदर, इसका मतलब क्या है, एक ग्लेंस का मतलब होता है एक ही झलक में। हेलो, 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 यस सर। आवाज़ आ रही है बेटा, कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा हाँ सर, डिस्टर्ब आ हो रही गया, ठीक है। है सर। तो ये क्या करता है, कौन सा सेकंड पॉइंट बता रहा था मैं, बता दिया था, ऑल टास्क आर विजिबल एट ए ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब क्या होता है, एक झलक में। ग्लेंस का मतलब क्या होता है, हेलो,
बोलिए। देवी सिंह जी। हाँ हाँ, अरे जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सुसनेर से। हाँ सर, हाँ, किधर है यार? मैं घर पे हूँ। घर पे हो? ये बोल रहा था कि कोचिंग करोगे क्या? काय की? सीबीएसई है, छोटे बच्चों का है, 5th 6th तक का। अरे सर इतने छोटे के लिए तो क्या होगा यार। कैसा मतलब? अरे इतनी छोटे। छोटे? हाँ यार, छोटे बच्चे को यार क्या वो, मतलब दो चार बच्चे मिलते, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अरे ज्यादा करवा रहा हूँ मैं तो। कितने? उनका ऐसा है कि 10 बच्चे तक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और तो 2-3 घंटे का रहेगा, 2-1 घंटे में कर देना। और सुसनेर नहीं है, फिर? गुराड़ी बंगला है, गुराड़ी बंगला। अच्छा। अरे सर हाँ, तो मैं इसलिए तो आपको। डीएनसी की जरूरत पड़ रही है। अच्छा अच्छा, तो सर मैं आपको अभी आधे घंटे से कॉल लगाऊं यार, मेरी क्लास चल रही थी लाइव। चलो कर लो, आराम से कर लो, कर ओके लो, ओके, कर मैं लो। लगाता हूँ। है ना?